कल्पना कीजिए रात के 2 बज रहे हैं, नींद अचानक खुलती है क्योंकि एक मच्छर खून पी रहा है। बहुत ही चिड़चिड़ा कर देने वाला अनुभव है। बिल्कुल। और विज्ञान कहता है कि इंसानों का खून सिर्फ मादा मच्छर पीती है। सही बात है। लेकिन अगर हिंदी में किसी को ये घटना बतानी हो तो क्या कहा जाएगा? क्या हम कहते हैं मच्छर काट रही है? नहीं, हाँ, ऐसा तो कोई नहीं कहता। व्याकरण के नियम हमें मजबूर करते हैं ये कहने पर कि मच्छर काट रहा है, क्योंकि हिंदी में मच्छर हमेशा पुल्लिंग होता है। ये मतलब कितना अजीब है ना कि एक जैविक रूप से मादा जीव को व्याकरण पुरुष बना देता है। देखिए, यहीं से तो भाषा की असली गुत्थी शुरू होती है। हाँ, क्योंकि जब कोई नई भाषा सीखी जाती है तो शब्दों के अर्थ रटना और उच्चारण सुधारना सबसे आसान काम लगता है। लेकिन जब बात हिंदी की आती है तो ये अदृश्य नियम यानी शब्दों का लिंग या जेंडर किसी लॉटरी जैसा लगता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। मतलब कुर्सी स्त्रीलिंग है, स्टूल पुल्लिंग है, पंखा पुल्लिंग है, लेकिन ट्यूबलाइट स्त्रीलिंग है। कोई भी ये सोचकर परेशान हो सकता है कि निर्जीव चीजों का जेंडर आखिर कैसे तय होता है। और हाँ, यही वो बिंदु है जहाँ अच्छे भले भाषा सीखने वालों का आत्मविश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि सतह से देखने पर ऐसा लगता है कि निर्जीव चीजों को पुरुष या स्त्री की श्रेणी में बांटने का कोई सिर पैर ही नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है बस रटना ही पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी भूल है। भाषा केवल संवाद करने का माध्यम या शब्दों का एक यादृच्छिक समूह भर नहीं है। ये इस बात का गहरा आईना है कि सदियों से मानव सभ्यता दुनिया को कैसे देखती आई है। तो मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक है? 100% लॉजिक है। जब किसी भाषा में हर वस्तु को एक लिंग दिया जाता है तो वह उस वस्तु के प्रति हमारे सामूहिक अवचेतन नजरिए को दर्शाता है। इसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान और एक बहुत ही तार्किक ढांचा काम कर रहा होता है। अरे वाह! और इसी रहस्य और ढांचे से पर्दा उठाने के लिए आज की इस गहन चर्चा में हमने एक बहुत ही खास स्रोत का सहारा लिया है। जी बिल्कुल। हमारे पास वरुण तेवतिया द्वारा तैयार की गई एक बेहद विस्तृत और शोधपूर्ण मार्गदर्शिका है, जो एक स्लाइड डेक के रूप में है। और वरुण तेवतिया का ये काम सच में काबिल तारीफ है। सच में इस स्लाइड डेक ने हिंदी व्याकरण के सबसे पेचीदा विषय को इतने शानदार और वैज्ञानिक तरीके से डिकोड किया है कि ये किसी खजाने से कम नहीं लगता। सही कहा। हिंदी में लिंग को समझना ना किसी सीक्रेट कोड को क्रैक करने जैसा है। एक बार जब ये पैटर्न समझ में आ जाता है तो पूरी भाषा का रहस्य खुद ब खुद खुलने लगता है। एकदम। तो आज हमारा मिशन यही है कि रटने की इस थकाऊ प्रक्रिया को हमेशा के लिए खत्म किया जाए और इसके पीछे के असली विज्ञान को समझा जाए। बहुत ही बढ़िया मिशन है। तो नियमों और अपवादों के इस महासागर में गोता लगाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि व्याकरण में लिंग का असल मतलब क्या है। क्योंकि अक्सर लोग इसे केवल जैविक लिंग से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल, लोग इसे बायोलॉजिकल सेक्स मान लेते हैं, लेकिन व्याकरणिक लिंग उससे कई अधिक व्यापक है। देखिए, लिंग मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निशान या चिन्ह। निशान? अच्छा। हाँ, ये वो चिन्ह है जो ये तय करता है कि व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द किस ढांचे में फिट बैठेगा। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर ये सिर्फ जैविक नहीं है तो फिर ये क्या है? क्योंकि संस्कृत जो कि हिंदी की जननी है उसमें तो 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। न्यूटर जेंडर। हाँ, यानी जो चीजें न पुरुष हैं न स्त्री, उनके लिए एक अलग श्रेणी मौजूद थी। फिर हिंदी में ऐसा क्या हुआ कि नपुंसकलिंग पूरी तरह से गायब हो गया? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि हिंदी ने अपनी विकास यात्रा में चीजों को पूरी तरह से सरल और स्पष्ट बनाने का प्रयास किया। मतलब जटिलता को कम किया। बिल्कुल, हिंदी भाषा का परिदृश्य एकदम द्विआधारी यानी बाइनरी हो गया। यहाँ केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बचे। दुनिया की हर चीज, चाहे वो कोई अमूर्त विचार हो, कोई भावना हो या लकड़ी का कोई टुकड़ा, उसे इन 2 खानों में से किसी एक में जाना ही होगा। ये तो एक तरह का मजबूर करने वाला नियम हो गया। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होती है संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा ही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरे वाक्य का लिंग निर्धारित होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करता है। एक आम इंसान जिसे व्याकरण के भारी भरकम नियम नहीं पता, वो पलक झपकते किसी शब्द का लिंग कैसे पहचाने? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं पर वरुण तेवतिया की इस मार्गदर्शिका में दिया गया 3 चरणीय परीक्षण यानी 3 स्टेप टेस्ट काम आता है। ये मुझे केमिस्ट्री के उस लिटमस टेस्ट की तरह लगता है। अरे वाह, बहुत ही सटीक उपमा है ना? जो तुरंत बता देता है कि कोई तरल पदार्थ एसिड है या बेस।
अगर किसी शब्द को इस टेस्ट से गुजारा जाए तो उसका जेंडर तुरंत सामने आ जाता है। बिल्कुल, ये 3 चरणीय परीक्षण वाकई अचूक और वैज्ञानिक हैं। इसके 3 बहुत ही सरल और तार्किक कदम हैं। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है सर्वनाम यानी प्रोनाउन का प्रयोग। किसी भी शब्द के आगे मेरा या मेरी लगाकर जांचना। अच्छा, और दूसरा? दूसरा कदम है विशेषण यानी एडजेक्टिव का प्रयोग, जहां उस शब्द के आगे अच्छा या अच्छी लगाकर देखा जाता है। समझ गई। और तीसरा जो सबसे पक्का कदम है वो है क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग, जहां उस शब्द के साथ एक पूरा वाक्य बनाया जाता है और देखा जाता है कि अंत में रहा है, आ रहा है या रही है, या फिर होता है या होती है। चलिए इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से परखते हैं। मान लीजिए शब्द है किताब। ठीक है, लगाइए अपना लिटमस टेस्ट। अब कोई ये नहीं कहेगा कि यह मेरा किताब है। स्वाभाविक रूप से कहा जाएगा यह मेरी किताब है। बिल्कुल सही। इसी तरह यह एक अच्छी किताब है, न कि अच्छा किताब। दूसरा टेस्ट भी पास। और अगर वाक्य बनाया जाए तो किताब मेज पर रखी है, न कि रखा है, तो परिणाम एकदम साफ है, किताब स्त्रीलिंग है। देखिए कितना आसान था। ये तो बहुत सीधा और सरल फॉर्मूला है। लेकिन फिर एक सवाल दिमाग में आता है। क्या सवाल? अगर ये टेस्ट इतना ही आसान है तो वे लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है अक्सर इतनी गलतियां क्यों करते हैं? इसका कारण बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। हम बचपन से निर्जीव वस्तुओं को पुरुष या स्त्री के रूप में देखने के अभ्यस्त नहीं होते। ये बात तो है। जब कोई मेज या दरवाजे को देखता है तो उसमें कोई जेंडर नहीं तलाशता। जो लोग बचपन से हिंदी बोलते हैं उनके दिमाग में ये लिटमस टेस्ट अवचेतन रूप से इतनी तेजी से होता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। हाँ, हम तो बिना सोचे ही सही बोल देते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक गैर हिंदी भाषी व्यक्ति को हर शब्द के लिए ये गणना सचेत रूप से करनी पड़ती है, और जब तक इस परीक्षण की आदत नहीं पड़ जाती तब तक गलतियां होना स्वाभाविक है। और शायद इसीलिए सिर्फ वाक्य बनाकर देखने से ही बात पूरी नहीं होती। वरुण तेवतिया के इस डेक ने शब्दों की श्रेणियों का एक बहुत ही व्यापक वर्गीकरण भी पेश किया है। हाँ, एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन। प्रकृति, भूगोल और संस्कृति के डोमेन को देखकर एक बहुत बड़ा और स्पष्ट पैटर्न पहचाना जा सकता है। जब उस वर्गीकरण को ध्यान से पढ़ा जाए तो वो किसी महाकाव्य की तरह लगता है। सही कह रही हैं। पुल्लिंग की दुनिया को ही देख लीजिए। महासागरों के नाम, देशों के नाम, ग्रहों के नाम, पर्वतों के नाम, ये सब के सब पुल्लिंग हैं। धातुओं और रत्नों के नाम भी इसी श्रेणी में आते हैं। द्रव यानी लिक्विड पदार्थ भी पुल्लिंग होते हैं। और अगर समय और वनस्पति की बात की जाए तो महीनों के नाम, दिनों या वारों के नाम, बड़े बड़े वृक्षों और अनाजों के नाम, ये सब पुल्लिंग माने गए हैं। और दूसरी ओर स्त्रीलिंग की दुनिया का दायरा भी उतना ही दिलचस्प है। नदियों के नाम, झीलों के नाम स्त्रीलिंग हैं। अच्छा? मसालों और दालों के नाम भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं। समय और संस्कृति में देखा जाए तो ऋतुओं के नाम, तिथियां जैसे एकादशी या पूर्णिमा, भाषाओं के नाम, बोलियों, लिपियों और पुस्तकों के नाम, ये सब स्त्रीलिंग हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान है, या बस यूं ही कुछ शब्दों को पुल्लिंग और कुछ को स्त्रीलिंग के सांचे में डाल दिया गया? नहीं, यूं ही कुछ नहीं होता भाषा में। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसके पीछे मानव मनोविज्ञान और प्रकृति को देखने का हमारा सदियों पुराना नजरिया साफ झलकता है। वो कैसे? ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीजें विशाल हैं, कठोर हैं, यो भौतिक रूप से बहुत स्थिर और भारी हैं, जैसे पर्वत, महासागर, भारी धातुएं, उन्हें भाषा ने पुल्लिंग की श्रेणी में रखा है। मतलब एक तरह का रफ एंड टफ फील। हाँ, ये कहीं न कहीं स्थिरता और पौरुष की पारंपरिक मानवीय छवि से मेल खाता है। वहीं दूसरी ओर जो चीजें प्रवाहमान हैं, जिनमें गति है, जो जीवन को पोषित करती हैं या सांस्कृतिक रूप से समाज को जोड़ती हैं, जैसे नदियां, ऋतुएं, भाषाएं, लिपियां, उन्हें स्त्रीलिंग माना गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही काव्यात्मक है। बिल्कुल, नदियां जीवन देती हैं और निरंतर बहती हैं। ऋतुएं बदलाव और उर्वरता लाती हैं। भाषा संस्कृति का पोषण करती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। यह वर्गीकरण प्रकृति के साथ इंसानी रिश्ते की एक बहुत ही सुंदर व्याख्या है। लेकिन हर मजबूत नियम और हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट जरूर होता है। मेरी नज़र वरुण तेवतिया की मार्गदर्शिका के उस हिस्से पर गई जहां यह नियम पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। अच्छा, आप अपवादों की बात कर रही हैं। बिल्कुल। रुकिए, अगर देश और धातु पुल्लिंग हैं
तो श्रीलंका और चांदी का क्या? और अगर द्रव यानी लिक्विड पदार्थ पुल्लिंग है, तो मेरी सुबह की चाय किस श्रेणी में आएगी? क्या ये शब्द व्याकरण के नियमों के खिलाफ कोई बगावत कर रहे हैं? यहीं से हमारी व्याकरण की दुनिया के अपवादों यानी एक्सेप्शंस की एंट्री होती है। देखिए, भाषा कोई गणित का समीकरण नहीं है जहां 2 और 2 हमेशा 4 ही हों। हाँ, भाषा तो बहती नदी है। बिल्कुल, भाषा इंसानों के बीच स्वाभाविक रूप से विकसित होती है, किसी प्रयोगशाला में नहीं। इसलिए हर मजबूत नियम के कुछ बागी शब्द होते हैं जो किसी सांचे में फिट नहीं बैठते। और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वरुण तेवतिया का ये सेगमेंट किसी सोने की खान से कम नहीं है, क्योंकि परीक्षक हमेशा इन्हीं अपवादों को निशाना बनाते हैं। इसका मतलब मेरी सुबह की चाय और दोपहर की लस्सी सच में नियमों को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल दे रही हैं। नियम कहता है कि द्रव पदार्थ पुल्लिंग होने चाहिए, जैसे पानी, दूध, शरबत, लेकिन चाय, लस्सी, छाछ, शराब और स्याही, इनके पास अपना अलग वीआईपी पास है, ये स्त्रीलिंग है। एकदम सही। इसी तरह ग्रह पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल या शनि, लेकिन हमारी अपनी पृथ्वी स्त्रीलिंग है। देशों में श्रीलंका स्त्रीलिंग है। धातुओं में सोना, तांबा, लोहा सब पुल्लिंग है, लेकिन चांदी स्त्रीलिंग है। बहुत सारे बागी हैं। और अनाजों में जहाँ गेहूं और चावल पुल्लिंग है, वहीं मक्का, ज्वार, मसूर, अरहर, मूंग और सरसों स्त्रीलिंग की लिस्ट में आराम से बैठे हैं। इन अपवादों के पीछे भी अक्सर ध्वनि शास्त्र यानी फोनेटिक्स या ऐतिहासिक कारण छिपे होते हैं। अच्छा, ध्वनि शास्त्र कैसे काम करता है इसमें? कई बार जिन शब्दों के अंत में ई की ध्वनि आती है, वे अपने मूल समूह के नियम को तोड़कर स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे चांदी या लस्सी। ओह, अब समझी। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे शब्द भी हैं जहां नियम स्त्रीलिंग का है, लेकिन शब्द पुल्लिंग की तरह बर्ताव करते हैं। वो कैसे? अभी बात हुई थी कि नदियां जीवनदायिनी हैं और स्त्रीलिंग होती हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी सब स्त्रीलिंग हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र और सोन नदी माने जाते हैं, मतलब मेल रिवर, और ये पुल्लिंग है। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर शब्द संरचना पर ही गौर किया जाए, ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र, तो इसमें पौरुष का भाव ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से ही जुड़ लाता है। बहुत तार्किक है। इसी तरह मसालों में नियम स्त्रीलिंग का है, जैसे हल्दी या मिर्च, लेकिन नमक और जीरा पुल्लिंग है। दालों में उड़द पुल्लिंग है। ऋतुओं में जहां वसंत या सर्दी स्त्रीलिंग है, वहीं पतझड़ और सावन पुल्लिंग है। अब समझ में आता है कि लोकगीतों में सावन का महीना पवन करे शोर क्यों गाया जाता है, क्योंकि सावन पुल्लिंग है। ये अपवादों का खेल ही भाषा को इतना जीवंत और अप्रत्याशित बनाता है। बिल्कुल। लेकिन अब एक कदम और गहराई में चलते हैं। मान लीजिए किसी शब्द का लिंग पहचान लिया गया है, लेकिन अगर किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलना हो तो क्या करना होगा? इसके लिए कोई व्याकरणिक फॉर्मूला है या मार्गदर्शिका में प्रत्यय यानी सफिक्सेस के एक पूरे कारखाने का जिक्र किया गया है? जी हाँ, प्रत्यय वास्तव में भाषा की वो मशीनरी है जो लिंग परिवर्तन का काम बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक तरीके से करते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में कुछ विशिष्ट ध्वनियां या शब्दांश जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ उदाहरण देंगे? उदाहरण के लिए आनी प्रत्यय को ही देखा जा सकता है। भाव शब्द में आनी जोड़ने से भवानी बनता है, नौकर से नौकरानी, जेठ से जेठानी। समझ रही हूँ। इसी तरह आइन या इन प्रत्यय है जो अक्सर किसी पेशे या जाति से जुड़े शब्दों में लगता है, जैसे चौबे से चौबाइन, सुनार से सुनारिन या बाबू से बबुआइन। इसके अलावा नी प्रत्यय भी बहुत आम है। स्वामी से स्वामिनी, तपस्वी से तपस्विनी, यशस्वी से यशस्विनी। बिल्कुल। एक और दिलचस्प प्रत्यय है इका। लेखक बन जाता है लेखिका, दर्शक बन जाता है दर्शिका। मती या वती लगा के बलवान को बलवती और आयुष्मान को आयुष्मती बना दिया जाता है। बहुत सही। और एक बहुत ही क्लासिक आ प्रत्यय भी है जिसका प्रयोग अक्सर होता है, जैसे शिष्य से शिष्या, अनुज से अनुजा, सुत से सुता। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है वो ये कि ये प्रत्यय सिर्फ शब्द का बाहरी रूप नहीं बदलते, कई बार ये समाज के गहरे ढांचे, रिश्तों और पेशों को भी दर्शाते हैं। अच्छा, समाज से भी इनका गहरा नाता है। बिल्कुल। वरुण तेवतिया की मार्गदर्शिका इस बात को बहुत सूक्ष्मता से पकड़ती है। जैसे जेठ से जेठानी बनना सिर्फ व्याकरण का नियम नहीं है, ये एक जटिल पारिवारिक रिश्ते का नामकरण है। सही बात है। सुनारिन शब्द सिर्फ सुनार की पत्नी को ही नहीं, बल्कि उस पेशे से स्वतंत्र रूप से जुड़ी महिला को भी दर्शा सकता है। ये भाषा का वो हिस्सा है जहां समाजशास्त्र और व्याकरण आपस में गहराई से गुथे हुए नजर आते हैं। लेकिन हर जगह ये मशीनरी या फॉर्मूला काम नहीं करता।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इन प्रत्ययों के सांचे में ढलने से साफ मना कर देते हैं। वे अपना पूरा रूप ही बदल लेते हैं। हाँ, ये भी भाषा का एक दिलचस्प पहलू है। इन्हें इस मार्गदर्शिका में संरचनात्मक अनियमितताएं यानी स्ट्रक्चरल इरेगुलरिटीज कहा गया है। जैसे पिता शब्द में कोई भी प्रत्यय लगाकर उसे स्त्रीलिंग नहीं बनाया जा सकता, पिता का माता ही होगा। ये भाषा की ऐतिहासिक विकास यात्रा का परिणाम है। कुछ मूल रिश्ते और अवधारणाएं इतनी पुरानी होती हैं कि उनके लिए अलग-अलग स्वतंत्र शब्द ही विकसित होते हैं। जैसे भाई और बहन। बिल्कुल। भाई का भाभी या बहन होगा संदर्भ के अनुसार, युवा का युवती होता है, विद्वान का विदुषी होता है, ससुर का सास, पुत्र का पुत्रवधू और विधुर का विधवा। यहाँ शब्द का मूल रूप या जड़ ही पूरी तरह बदल जाती है। और यहीं पर एक खास शब्द की ओर ध्यान खींचना बहुत जरूरी है, जो हर प्रतियोगी परीक्षा का सबसे चहेता सवाल है। आप शायद कवि की बात कर रही हैं। एकदम सही। कवि का स्त्रीलिंग अक्सर लोग प्रत्यय के नियम को गलत तरीके से लागू करके जल्दबाजी में कवियत्री लिख देते हैं। हाँ। जो कि पूरी तरह गलत है। हाँ, बहुत आम गलती है ये। सही शब्द है कवियत्री, क व य त्री। यहाँ वर्तनी यानी स्पेलिंग पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें शब्द का मध्य भाग ही बदल जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। और इसके ठीक बाद व्याकरण का एक और दिलचस्प पड़ाव आता है, मध्य मार्ग या उभयलिंगी शब्द, यानी कॉमन जेंडर। ये वो शब्द है जो दोनों के लिए एक जैसे रहते हैं ना? बिल्कुल। ये वे पद या व्यवसाय हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए बिल्कुल समान रूप से प्रयोग होते हैं। चाहे उस पद पर कोई पुरुष बैठा हो या महिला, पद का नाम नहीं बदलता। जैसे मुख्यमंत्री या इंजीनियर। हाँ, जैसे मुख्यमंत्री, इंजीनियर, वकील, सभापति, डॉक्टर, सचिव, राजदूत। इन शब्दों का कोई स्वाभाविक स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। ये बहुत ही रोचक है। मतलब कोई ये नहीं कहता कि वह एक महिला डॉक्टराइन है या वह एक लेडी वकीलनी है, सीधे डॉक्टर या वकील कहा जाता है। सही कहा। और अगर विशेष रूप से ये बताना हो कि वह स्त्री है, तो पद के आगे महिला शब्द लगा दिया जाता है, जैसे महिला डॉक्टर या महिला इंजीनियर। वरुण तेवतिया के डेक में यहाँ एक बहुत ही गहरा सामाजिक विचार छिपा है। मार्गदर्शिका इस बात की ओर इशारा करती है कि कैसे भाषा हमारे समाज की पुरानी धारणाओं और रूढ़ियों को अपने भीतर समेटे हुए है। ये बात तो सोचने वाली है। महिला डॉक्टर, महिला पुलिस या महिला इंजीनियर तो अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन क्या कभी किसी ने पुरुष नर्स या पुरुष एयर होस्टेस सुना है? शायद नहीं। ये समाजशास्त्र और भाषा विज्ञान का एक बहुत ही मारक विश्लेषण है। बिल्कुल। समाज ने सदियों से ये मान लिया कि कुछ पेशे तो पुरुषों के ही होंगे, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर। इसलिए जब कोई स्त्री उस पेशे में आती है तो भाषा को महिला शब्द लगाकर उसे एक अलग श्रेणी के रूप में जताना पड़ता है। एक तरह का जेंडर मार्कर लगाना पड़ता है। हाँ, वही नर्सिंग या देखभाल करने वाले कामों को समाज ने स्त्री का स्वाभाविक पेशा मान लिया है। हमारे सामाजिक पूर्वाग्रह, व्याकरण और दैनिक शब्दावली में कैसे रिस कर आ जाते हैं। उभयलिंगी शब्दों का यह प्रयोग इसका सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। अब इंसानों, समाज और निर्जीव वस्तुओं की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और वापस पशु पक्षियों की दुनिया में चलते हैं। चलिए। शुरुआत में मच्छर का उदाहरण सामने आया था। क्या जानवरों के नाम में लिंग का निर्धारण करने के लिए कोई अलग नियम है? अगर एक तोते को देखकर यह बताना हो कि वो नर है या मादा, तो क्या तोती कहा जाएगा? ऐसा कहने पर व्याकरण पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगा। फिर क्या कहेंगे? यहीं पर एक नया व्याकरणिक टूल काम आता है, जिसे उपसर्ग संशोधक यानी प्रीफिक्स मॉडिफायर कहते हैं। कुछ जानवरों या पशु पक्षियों के नाम सदैव एक ही लिंग में प्रयोग होते हैं। अच्छा। वो फिक्स होते हैं। हाँ, वे व्याकरण की दृष्टि से फिक्स कर दिए गए हैं। उनका विपरीत लिंग दर्शाने के लिए शब्दों के रूप बदलने के बजाय उनके आगे नर या मादा शब्द लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब तोता शब्द व्याकरणिक रूप से हमेशा पुल्लिंग है। अगर मादा के बारे में बात करनी है तो मादा तोता कहना होगा। बिल्कुल। इसी तरह गिलहरी शब्द हमेशा स्त्रीलिंग है। अगर कोई मेल गिलहरी है तो उसे नर गिलहरी कहना होगा। इस श्रेणी में ऐसे कई शब्द शामिल हैं। कोयल, मकड़ी, छिपकली, चील, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग की तरह बर्ताव करते हैं। वहीं जिराफ, खरगोश, खटमल, मच्छर, कछुआ, भेड़िया, ये सब हमेशा पुल्लिंग की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो भले ही विज्ञान कुछ भी कहे, व्याकरण के नियम यहाँ पूरी तरह से अपनी अलग सत्ता चलाते हैं। ये तो सच में अलग ही दुनिया है। इसके अलावा वरुण तेवतिया के संकलन में कुछ विशेष व्याकरणिक नियम भी हैं जिन्हें याद रखना बहुत फायदेमंद होता है। जैसे जिन शब्दों के अंत में
आवट प्रत्यय आता है वे हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सजावट, लिखावट, मिलावट, थकावट। अगर अपना 3 चरणीय परीक्षण इस्तेमाल किया जाए तो कहा जाएगा दुकान की सजावट बहुत अच्छी है। ये नियम बिल्कुल सटीक बैठता है। एक और बहुत ही काम का नियम है, शरीर के अंगों को लेकर है। हमारे शरीर के ज्यादातर अंग व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, कान, सिर, बाल। अच्छे, सब पुल्लिंग है ज्यादातर। लेकिन यहां भी कुछ अपवाद मौजूद हैं। आंख, नाक, जीभ, उंगलियां, ये सब स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। चलिए फिर से अपना लिटमस टेस्ट लगाकर देखा जाए। मेरा हाथ दर्द कर रहा है, यहाँ पुल्लिंग स्पष्ट है। लेकिन मेरी आंख भड़क रही है, ये स्त्रीलिंग हो गया। मेरी नाक लंबी है, ये भी स्त्रीलिंग है। ये 3 चरणीय परीक्षण वाकई जादू की तरह हर जगह काम करता है। और इसी संदर्भ में वरुण तेवतिया की मार्गदर्शिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषज्ञ टिप्पणी भी शामिल की गई है। वो क्या है? प्रख्यात व्याकरण डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार में किन्नर शब्द को व्याकरणिक दृष्टि से पुल्लिंग माना गया है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की गहराई से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। ये पूरी चर्चा वाकई किसी सीक्रेट कोड को क्रैक करने से कम नहीं रही। चलिए इस डीप डाइव या गहन चर्चा को समेटते हैं। बिल्कुल। आज जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये है कि हिंदी में लिंग का निर्धारण कोई ऐसी पहेली नहीं है जिसे सिर्फ रटकर ही सुलझाया जा सकता है। इसके पीछे एक गहरा तर्क, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र काम कर रहा है। एकदम सही। 3 चारणीय परीक्षण, मेरा या मेरी, अच्छा या अच्छी और रहा है या रही है, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो ज्यादातर शब्दों का लिंग पलक झपकते बता सकता है। और जो शब्द इस परीक्षण के बाद भी उलझन पैदा करते हैं, वो विभिन्न डोमेन के पैटर्न, खास अपवादों और प्रत्ययों के तर्क के माध्यम से आसानी से समझे जा सकते हैं। नियम लटने के बजाय शब्दों वाक्य में प्रयोग करके देखना सबसे वैज्ञानिक तरीका है। विशाल और स्थिर चीजें अक्सर पुल्लिंग की श्रेणी में आती हैं, जबकि प्रवाहमान और सांस्कृतिक चीजें स्त्रीलिंग में। इन नियमों को समझकर कोई भी भाषा की गहराई और सुंदरता का असली आनंद ले सकता है। और परीक्षाओं के नजरिए से अपवादों को समझना तो सबसे अहम है ही। चाय, लस्सी, चांदी और श्रीलंका जैसे बागी शब्दों के साथ साथ कवयित्री की सही वर्तनी को भी याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल दिमाग में आता है। क्या सवाल? आज हमने देखा कि मौजूदा हिंदी शब्दों के लिंग कैसे तय होते हैं। प्रकृति, महासागर, धातुएं, इन सब का वर्गीकरण सदियों पुराना है। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई बिल्कुल नया अंग्रेजी शब्द या नई तकनीक से जुड़ा शब्द हिंदी की रोजमर्रा की बोलचाल में शामिल होता है, तो भाषा उसे लिंग कैसे देती है? ओह, ये भाषा के विकास का सबसे ज्वलंत और रहस्यमयी पहलू है। उदाहरण के लिए इंटरनेट, AI या स्मार्टफोन, क्या ये शब्द 50 साल पहले मौजूद थे? बिल्कुल नहीं। सही बात है। तो फिर ये कैसे तय होता है कि कोई कहेगा मेरा स्मार्टफोन टूट गया, जो कि पुल्लिंग है, और मेरी सेल्फी अच्छी आई, जो कि स्त्रीलिंग है? कोई व्याकरण की किताब या ऋषि मुनि आके हमें ये नहीं बताते कि सेल्फी स्त्रीलिंग है। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। तो क्या हिंदी बोलने वालों की सामूहिक चेतना खुद ब खुद ये महसूस कर लेती है कि कोई नई ऐप या तकनीक पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग? क्या ये ध्वनि के आधार पर तय होता है या उसके काम के आधार पे? भाषा के इस जादुई, अघोषित और प्राकृतिक विकास के बारे में सोचिएगा जरूर। ये किसी विज्ञान से कम नहीं है।